नमस्कार दर्शकों, आज की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। हम हमेशा हमेशा सुनते हैं अभय। अभय किसको कहते हैं? जिसको किसी का भय नहीं। और दूसरी एक व्याख्या है, उसी में मैं कहना चाहूँगा, जिससे किसी को भय नहीं, जो हमेशा प्रीत फैलाता है, जो हमेशा प्यार बांटता है, प्रेम बांटता है, वो अभय है। तो आज हम खुश नसीब हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अभय बंग, जिन्होंने अपने प्यार से, अपने प्रेम से पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, लोगों में जो जहर आरोग्य जिसको कहते हैं, उसमें एक नई उम्मीद की किरण लाई है। तो आज डॉक्टर अभय बंग से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर अभय बंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास प्रस्तुति में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, अपने इस देश को देखा है, देश के जंगलों में गए, आदिवासियों के बीच में बसे, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने कैसे इस यात्रा की शुरुआत की? वो कौन सा पहला विचार था, कौन सी घटना थी, कौन सा वाकया था जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी? मेरा बचपन पूरा महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में गया और विनोबा जी भावे के उंगली पकड़ के भूदान यात्रा में देहातों में मैं बहुत घूमा था। तो बचपन से देहातों की हालत आंखों से देखी थी। और ये 1960 का ज़माना है, जब भारत में भूखमरी बहुत थी, अनाज नहीं था। अमेरिका से जहाज़ से जवारी आती थी मिलो, और वो रेशन के द्वारा बांटा करती थी, उस पर लोग ज़िंदा रहते थे। 13 साल का जब मैं था, तब मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई मुझसे 4 साल बड़ा, हम एक देहात में से जा रहे थे। तो हम दोनों ने तय किया कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लेना चाहिए। तो हम दोनों ने सोचा कि देहातों की हालत बहुत ख़राब है, अनाज नहीं है, लोग भूखे हैं, खेती सुधारने की ज़रूरत है, इनकी सेहत बहुत ख़राब है, हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है। बड़े भाई ने कहा कि मैं खेती सुधारता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ओर आया कि देहातों की हेल्थ सुधारना। अब ये बचपन की घटना कही जा सकती है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने, जैसे वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वैसे हमने इस वादे को निभाया। वो कृषि के वैज्ञानिक बने और पिछले 40 सालों से वो वर्धा ज़िले के देहातों में कृषि सुधार का किसान के साथ काम कर रहे हैं। मेरे और नसीब में आया था कि हेल्थ सुधारना है, इसलिए मैं डॉक्टर बना, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में किया, पब्लिक हेल्थ सीखा। और 1986 में मैं और मेरी पत्नी रानी, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, हम दोनों गढ़चिली गए। तो ये क्यों गए? तो एक कारण तो वो बचपन का संस्कार और जो दर्शन समाज का हुआ, और दूसरा कारण वो 13 साल की उम्र में किया हुआ वादा। वो अपने साथ किया हुआ वादा था, वो नियति के साथ किया हुआ वादा था, वो निभाना था। जी, आपने कहा एक भाग्य के साथ इस तरह से मुलाकात होना या भाग्य के साथ एक मिलन होना, एक बात अलग होती है, लेकिन उसके बाद भी उस दिशा में जाने के लिए एक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपने डॉक्टर बनने का एक निश्चय किया, तो क्या आप जब कॉलेज के दिनों में थे, तब भी क्या आपके मन में ये बात तय थी कि आपके जीवन का रास्ता यही होने वाला है? कॉलेज में तो बहुत सारा आपका एक खुला एक वातावरण होता है, बच्चे बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। मुझे नहीं पता कि 60-70 के दशक में कॉलेजेस कैसी होती थी, लेकिन पुरानी फिल्मों को देख के मैं भी सोच सकता हूँ किस तरह से रही होगी। तो क्या आपको मन नहीं किया कि चलो जिस तरह से और डॉक्टर कमाते हैं, या एक पेशे के तौर पे मैं इसको अलग तरीके से ले जाऊंगा? तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो शायद आपके अंदर रह गई, इस तरह आपको लेके आई? उसका कारण मैं ऐसे कहूँगा कि 2 चीज़ें। एक, मोहनदास करमचंद गांधी नाम के इस आदमी का प्रभाव। 2 अक्टूबर को एक बार उनके जन्मदिन पे कस्तूरबा गांधी ने आश्रम में एक दीप जलाया। बापू जब गए तब बापू इतने नाराज़ हुए कि बा आपने घी का दिया जलाया, ये घी किसी गरीब के बच्चे के पेट में जा सकता था। तो गरीब को मन में रखो, ध्यान में रखो। ये मैं जिस वातावरण में बढ़ा, उसकी ये गिफ्ट थी कि हर चीज़ में मैं ये सोचते रहता था कि मुझे तो ये मिल रहा है, लेकिन उस गरीब का क्या? और उस समय में तो गरीबी और भी बहुत ज़्यादा थी आज की तुलना में। तो एक तो ये, तो अगर आपका, मैं मेडिकल कॉलेज में गया ही इसलिए कि मुझे देहात में जाना है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन का कहीं चांस नहीं था, मौका नहीं था। और एक अच्छा होता है कि बीच बीच में अगर आपका ये जो रिजॉल्व होता है, निश्चय होता है, ये टेस्ट अगर होता रहे,
तो अच्छा होता है, नहीं तो कब पैर फिसल जाए। अब जैसे नागपुर में वो बहुत गर्मी होती है, मैं पूरे मेडिकल एजुकेशन में मैंने कभी पंखा नहीं चलाया, कमरे में पंखा था फिर भी नहीं चलाया, क्योंकि मैं सोचता था कि अरे तुझे तो देहात में जाने की बात कर रहा है, देहात में बिजली नहीं रहेगी, उन दिनों तो थी नहीं, वहाँ पंखा नहीं रहेगा, फिर तू बहाना करेगा कि पंखा नहीं है तो अब मैं देहात में कैसे जाऊँ, तो पंखा ही नहीं, आदत करनी है। तो मैं नागपुर में गर्मी में बिना पंखे रहा करता था। मैं सेकंड MBBS में पढ़ रहा था, तब बांग्लादेश का वॉर शुरू हुआ, वहाँ पे मेडिकल वॉलंटियर की ज़रूरत थी। 1 करोड़ रेफ्यूजी आए थे, अच्छा, सीमा पार करके भारत में। गवर्नमेंट ने उनको बड़े बड़े कैंप्स में रखा था, 50-50 हज़ार लोग एक कैंप में बीमार पड़ रहे थे, मेडिकल वॉलंटियर चाहिए। अब क्या करूं, सेकंड MBBS की परीक्षा 15 दिन पे आई थी, परीक्षा दूं कि वहाँ जाऊं, तो उस समय भी यही कि आखिर इसी के लिए तो डॉक्टर बन रहे हो, तो अगर आज ज़रूरत है, परीक्षा तो 6 माह के बाद भी आ जाएगी, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। मैंने वहाँ जाने का तय किया। हुआ ऐसे कि जाने के दिन तक, परीक्षा के दिन तक वो जाने का परमिशन गवर्नमेंट से मिला नहीं, इसलिए मजबूरन परीक्षा में बैठा, कोई तैयारी वैयारी नहीं थी। अब देखिए परिणाम क्या होता है, चूँकि मैं परीक्षा में बैठने वाला नहीं था, मैं जाने वाला था बांग्लादेश बॉर्डर पे, बैठ गया, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। अच्छा। तो जीवन में ऐसी परीक्षा होते रहती है, और वो ऐसे परीक्षाओं के समय मैं कोशिश ये करता था कि जो तेरा गोल है उससे प्रामाणिक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी टेस्ट आज होने वाली है। मैं जब रेसिडेंसी कर रहा था, इंटर्नशिप और बाद में हाउस जॉब कर रहा था, महाराष्ट्र के सभी रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे गए कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। वो पहला स्ट्राइक था डॉक्टरों का महाराष्ट्र में। मेरे सामने एक नैतिक सवाल ये कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग तो ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप किसके दुख को कैपिटल बना रहे हैं, मरीज के। तो क्या मरीज के दुख का आधार लेकर हम मांग अपनी पुश कर सकते हैं? ये तो डॉक्टर के एथिक्स के खिलाफ है। तो मैं स्ट्राइक में शामिल नहीं हो सकता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में आई वॉज द ओनली डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं उनमें से अकेला डॉक्टर था जो ड्यूटी पे था ऑन दिस एथिकल ग्राउंड कि डॉक्टर मरीज के मरने का कैपिटल करके अपनी मांग नहीं पूरी कर सकता है। तो हुआ ऐसे कि ऐसे जब जब कसौटी के क्षण आए तो मैं अपने आप को उसमें कसौटी में डालता था। आग में तपना चाहिए, तो डालते रहने से जो निश्चय था वो बीच बीच में पक्का होते रहा। जी, आपने कस्तूरबा का जिक्र किया तो मुझे डॉक्टर रानी की याद आ गई। ये बताइए, आपका तो निश्चय था, आपकी भाग्य के साथ मुलाकात थी, तो ये डॉक्टर रानी का भी ये निश्चय था? आप कैसे मिले और ये कि आपसे जुड़ गई या फिर आपने जुड़वा लिया, क्या हुआ, ये कहानी भी थोड़ा बताइए। देखिए, रानी और मैं क्लासमेट्स हैं जी, और वो चंद्रपुर के एक बड़े अमीर फैमिली से आती है जी। उसके नाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नेहरू जी के ज़माने में। तो कॉलेज के पहले दिन हम डिसेक्शन करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, नागपुर में 200 स्टूडेंट एक साथ एडमिट होते थे, बड़ा डिसेक्शन हॉल है, उसमें 50 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और हर डेड बॉडी पे 8-8 मेडिकल स्टूडेंट डिसेक्शन कर रहे हैं। थोड़ा देर मेहनत करने के बाद हम जरा थके इधर उधर देखने लगे, तो मेरा जो टेबल पार्टनर था मुझे उसने कहा उस लड़की की ओर देख। तो एक दुबली पतली सी, थोड़ी लंबी सी, छरेरी चश्मे वाली लड़की बड़े सीरियसली डिसेक्शन कर रही थी। तो मैंने कहा क्या है उसका, क्या देखना है? तो उसने कहा उससे सावधान रहना। अच्छा, क्यों? तो वो बोले मेरे गांव की, चंद्रपुर की है, वो पिछले साल यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, मेडिकल में एडमिशन, लेकिन उसकी अंडर एज थी, 17 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उसको एडमिशन पिछले साल नहीं मिली, इस साल मिली, और इस साल का टॉपर तू है यूनिवर्सिटी का, तो तुम 2 टॉपर एक साथ एक बैच में आ गए हो, अब तो तुम्हारी चलेगी कंपटीशन, तो उससे संभल के रहना। कोई वैसा हुआ नहीं, और मैंने ये देखा कि रानी, उसमें कुछ बहुत इनर क्वालिटीज़ थी। अमीर के घर की लड़की थी, लेकिन गरीब से गरीब के साथ इतने इजीली एम्पैथाइज कर सकती थी, बिल्कुल सिंपल ढंग से रहती थी, एक गहना नहीं, एक सिल्क की साड़ी नहीं, तो जैसे कोई उसको भगवान ने मेरे लिए ही बनाया था।
तो उसके जो गुण थे, उसका जो स्वभाव था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, उसमें मरीज़ की सेवा कूट कूट के भरा है। बाद में हम कॉलेज में 9 साल साथ में पढ़े, फर्स्ट MBS से लेके MD तक मैंने मेडिसिन में किया, उसने गायनेकोलॉजी में किया। लेकिन हमने देखा कि हमारे सपने मैच करते हैं, हमारी ज़िंदगी की वैल्यूज़ मैच करती है। उसको भी अमीर बनना नहीं था, उसको भी पैसे कमा के सेटल होना नहीं था। तो चूँकि हमारे वैल्यूज़ और हमारे ड्रीम्स मैच हुए, इसलिए हमने तय किया कि शादी करें और साथ में काम करें। तो ये तो जॉइंट डिसीजन था कि साथ में काम करें। और जितना भी जीवन में मैंने आगे कुछ किया, उसमें रानी मेरी सिर्फ अर्धांगिनी नहीं, कई बार तो मुझसे आगे चलती रहती है। जी। तो ये काफ़ी मुझे आपने कस्तूरबा जी का जिक्र किया, इसलिए मुझे वो पूरी बात याद आई। तो जीवन में से कौन से कुछ मुकाम हैं जिसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर रानी ने आपको ऐसी सहायता दी जो शायद वो ना होती तो आपका जो मोड़ है जीवन का कुछ और होता? अब गढ़चिरौली जाने का जो हमारा निर्णय है, ये किसी मेरे अकेले का हो ही नहीं सकता था। हम लोग जब US से लौटे 1984 में, तो सवाल था कि आगे कहाँ काम करें। गढ़चिरौली उस समय महाराष्ट्र का एक अलग ज़िला गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ था, आदिवासी ज़िला, जंगल से ढका हुआ। तो एक मन में विचार ये आया कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ पहले से सुविधाएं हैं वहाँ तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कुछ पराक्रम करना ही है और सेवा भी करनी है, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए। इसलिए गढ़चिरौली जाने का सोचा। एक पुराने ज़माने की कहानी है, वो कई नामों से कही जाती है। मैंने अकबर बीरबल के नाम से, अकबर बीरबल को कहता है कि मेरे राज के 10 सबसे मूर्ख शिरोमणि ढूंढ के लाओ। तो बीरबल ढूंढ रहा है। अब दिल्ली में उन दिनों बड़े आसानी से मूर्ख मिलते नहीं थे। तो 9 मिल गए, 10वां ढूंढ रहा है। रात हो गई है, बीरबल, अकबर ने दी हुई डेडलाइन आ रही है, बीरबल ढूंढ रहा है। उसको दिल्ली के अंधेरे रास्तों में एक जगह एक घर की खिड़की से कुछ लाइट आ रहा था, और वहाँ रास्ते पे झुक के एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है। बड़ा देर बीरबल देख रहा है कि आदमी क्या ढूंढ रहा है। पास में गया, पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले अंगूठी खो गई, अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो अंगूठी कहाँ खोई? वो यमुना पार उस जंगल में खो गई है। तो फिर वहाँ ढूंढो। नहीं, वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ तो अच्छा लाइट है, यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हमारे देश में मुझे ऐसे लगा कि मेडिकल केयर जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं दी जाती है, जहाँ सुविधाएं हैं, MRI है, ICU है। रिसर्च, भारत का ज़्यादातर रिसर्च ऐसी जगह बैठ के ऐसे प्रॉब्लम पे होता है जो लोगों के प्रॉब्लम ही नहीं है। रिसर्च क्यों वहाँ नहीं होता है जहाँ प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ रिसर्चर जाना नहीं चाहता है। तो ये जो बीरबल को उसका 10वां मूर्ख शिरोमणि मिला, लेकिन वैसा ही धंधा हमारे यहाँ चल रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि वो 10वां मूर्ख तो नहीं बनना है। अगर भगवान की कृपा से हमको मेडिकल ज्ञान मिला है, और भारत में भी और अमेरिका में भी सीखे हैं, इसका बेस्ट यूज़ कहाँ होगा? जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा। फिर से गांधी याद भी आया और गढ़चिरौली जाने का तय किया। अब रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर नहीं होती और दूसरी कोई अन्य जैसे औरतों की सामान्य जो भी उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, शहरों में रहे, मॉल में जाए, गहने खरीदें, तो कौन मेरे साथ वहाँ आती? तो ये तो रानी साथ में थी, इसलिए गढ़चिरौली जाने का साहस भी मैंने किया, इसलिए वहाँ पे हम काम भी कर सके। शराब वहाँ पे एक मेजर इशू था, तो उसके खिलाफ जब हमने काम किया तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ। मौत के धमकी भी दी जाती थी, शराब की लॉबी बड़ी ऑर्गेनाइज थी। तो रानी उसमें बिल्कुल मेरे साथ खड़ी थी। अब ऐसे रिस्क लेने के लिए, गढ़चिरौली जाने की रिस्क हो या शराब के पूरे माफिया को अगर चैलेंज करना हो, ये तो बड़े रिस्की काम होते हैं। वो तो मेरी पत्नी थी इसलिए कर सके। दूसरा ये आता है कि दिमाग में कि जब कभी भी ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं हम, एक बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद कि गांव में जीवन बिताऊंगा या करूंगा, जैसे हम स्वदेश में मोहन भार्गव को देखते हैं एक फिल्म में कि भाई नासा छोड़ के कहता है कि मैं एक हिंदुस्तान के गांव में जाके बिजली पैदा करूंगा। तो आपके माँ बाप या आपके दोस्त हमेशा
एक नोक झोंक में उतर जाते हैं, यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से। क्या आपके साथ पे ऐसा कुछ हुआ था कि आपके माँ बाप ने या फिर आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने, जो भी आपके निकटवर्ती एक संबंधों में रहे हैं, उन्होंने क्या भी कभी आपको रोकने की कोशिश की या मनाने की कोशिश की या कहा कि यार चल तू शहर की तरफ वापस चल? मेरे माँ बाप तो ये मुझे कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यही किया था। अच्छा। हाँ? मेरे पिताजी अपने ज़माने के बड़े मेधावी छात्र थे जी। यूनिवर्सिटी के 5 गोल्ड में जो उस समय रिकॉर्ड था जी। उन्हें मिले थे। गांधी जी के बुलावे पे वो वर्धा में उनके गांधी जी के शुरू किए कॉलेज में प्रोफेसर बने। 42 के मूवमेंट में जेल गए। जब छूटे जेल से तो नई जो भारत सरकार आने वाली थी, उन्होंने तय किया कि इनको अमेरिका भेजेंगे, इकोनॉमिस्ट बन के वापस आएगा, भारत में हमारे काम आएगा फाइनेंस मिनिस्टर में। तो जाने का तय हुआ, पीएचडी की एडमिशन हुई, टिकट बन गया, वीज़ा, पासपोर्ट, स्कॉलरशिप। जाने के एक हफ्ता पहले वो गांधी जी का आशीर्वाद लेने गए सेवाग्राम आश्रम में। गांधी जी ऐसे बापू कुटी में नीचे चटाई पे बैठे थे और कुछ लिख रहे थे। पिताजी 28 साल के थे, गए, प्रणाम किया। बापू ने पूछा, कैसे आए हो प्रोफेसर बंग? तो उन्होंने कहा, बापू ऐसा ऐसा है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने, आपका आशीर्वाद। तो उन्होंने कुछ सेकंड पिताजी की ओर देखा और फिर एक ही वाक्य बोले, अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय भारत के देहातों में जाओ। पिताजी ने उसी बापू कुटी के बाहर अपने ट्रैवलर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट फाड़ डाले और 1 माह के भीतर एक वर्धा जिले के एक देहात में चुन के वहाँ रह के, अपने विद्यार्थियों के साथ वहाँ रह के, शादी हुई थी उस समय, तो मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई भी था, और वहाँ किसान की तरह जी के ग्रामीण भारत का अर्थशास्त्र सीखना। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन सही अर्थशास्त्र वहाँ जाके सीखना शुरू किया। कई सालों बाद में जब किसानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ी, तो पंतप्रधान मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो पिताजी को सलाह पूछने गए थे कि ये आत्महत्या कम कैसे करें, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र बापू के कहने से भारत के देहातों में सीखा है। तो वहाँ जब माँ पिताजी रहते थे तब मेरा जन्म हुआ। तो मुझे तो माँ पिता भी ऐसे ही मिले कि जो खुद उन्होंने यही किया था, तो मुझे नहीं कहने का उनका कोई सवाल नहीं था। हाँ, रिश्तेदार दोस्त वगैरह तो ज़रूर कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि तुम दोनों इतना अच्छा मेडिकल करियर हो, हम दोनों यूनिवर्सिटी के टॉप नॉचर थे, हम दोनों ऑल इंडिया कंपटीशन में भी फर्स्ट आए थे। अच्छा। तो ये तो बड़ा लोगों को अजीब लगता था कि ये बेवकूफ़, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये अपेक्षित है, समाज की अपनी जो उनके मूल्य होते हैं उस ढंग से चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, वो कहते हैं कि एक अगर सेना की टुकड़ी जा रही है, मार्च कर रही है, और उसमें अगर एक सैनिक उसमें बेताल चलता हुआ आपको लगे, उस ताल पे नहीं चल रहा है और लोगों के कदम जैसे चल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि वो बेवकूफ़ है, वो शायद किसी दूसरे म्यूज़िक पे चल रहा है, उसको कोई दूसरी ट्यून सुनाई आ रही है और उसके ताल पे वो चल रहा है। तो हमको दूसरी ट्यून सुनाई आ रही थी, हम उस पर लोगों की निगाह से तो ठीक है कि ये बेवकूफ़ी थी, बेताल चलना था। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अब आपका मेडिकल कैरियर की अगर मैं बात करूं तो हमारा शरीर एक चमत्कार है। जब भी मैं शरीर की ओर देखता हूं या कभी भी उसके किसी अंग के दिमाग के बारे में, हृदय के बारे में, जिस तरह से तालमेल में शरीर चलता है, जब आपने पहली बार डिसेक्शन किया होगा या जब कभी भी आपने शरीर के बारे में और जाना होगा, क्या आपकी कोई सोच मतलब क्या बदली या कोई आपकी समझ कुछ गहरी हुई प्रकृति को लेके या विज्ञान को लेके, या कुछ ऐसी बातें होती है जब आप अंदर उतरते हैं तब आपको मिलती है? तो ये शरीर विज्ञान की जो यात्रा है उसने आपको क्या दिया? उसने समय समय पे मुझे अलग अलग चीज़ दी है। जब मेडिकल कॉलेज में विज्ञान पढ़ रहा था तो गजब का देखिए, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप चमत्कृत हुए बगैर रह नहीं सकते हैं कि निसर्ग ने ये शरीर ऐसे बनाया कैसे। यहाँ ऐसे खून भी बहता है, किडनी को भी मिलता है, दिमाग को भी मिलता है, ऑक्सीजन भी जाता है, ये हीमोग्लोबिन पार्टिकल इधर से उधर करता है, ऑक्सीजन निकालता है, बड़े गजब की चीज़ बनी है। तो उस समय तो कुतूहल। बाद में जब डायग्नोसिस करना शुरू करते हैं
तो डायग्नोसिस ये वैसे बौद्धिक दृष्टि इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्टिमुलेटिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स जिस ढंग से वो पहेली को सुलझाता है, रहस्य को सुलझाता है, उसी ढंग से हर एवरी पेशेंट वैसी केस होती है। तो इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग होता है, लेकिन उसमें खतरा भी होता है, क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग जो होता है विज्ञान, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल होते जाता है, और उस टेक्नोलॉजी के ट्रैप में अगर आप पड़ें तो फिर आप एक ऐसे मुकाम पे आते हैं कि फिर ये टेक्नोलॉजी जहाँ नहीं है वहाँ मैं कैसे काम करूँगा। फिर तो मुझे जहाँ टेक्नोलॉजी है, सब सुविधाएं हैं, फिर तो भारत में भी कैसे रहूँगा, फिर तो अमेरिका ही जाना चाहिए, वही डेस्टिनेशन हो सकता है। तो ये विज्ञान का आकर्षण भी बड़ा होता है, उसका सुख भी बहुत होता है, बौद्धिक सुख भी होता है, लेकिन उसके साथ में ये उसका मोह भी बड़ा होता है। तो उस हर क्षण पे सीखते भी जाना, लेकिन उस मोह में नहीं पड़ना, ये बड़ा चैलेंजिंग था। अच्छा है, जैसे लोग जिम में जाके अपने शरीर को तपा के बॉडी बिल्ड करते हैं, वैसे हमको भी मौका मिला कि तपा के अपना जो निश्चय है उसको मजबूत किए जाओ। शेरलॉक होम्स के लेखक भी डॉक्टर थे एक्चुअली मुझे याद है। और उनके जिस डॉक्टर से प्रेरणा ली वो डॉक्टर जोसेफ बेल, वो भी पोस्टमार्टम के टाइम पे जब शरीर को देख के बताते थे कि ये हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि मशीनों के साथ डॉक्टर का जुड़ाव हो गया है। मैं आज कल थोड़ा हम देखें तो रिपोर्ट्स के बिना डॉक्टर बात नहीं करते हैं, उनको लगता है ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, और वो कुछ सही भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी होते हैं, कुछ पेशेंट भी कभी संदिग्धता से देखते हैं तो उनको भी कुछ प्रूफ चाहिए। तो क्या लगता है इतने सारे मतलब लोगों के साथ काम करने के बाद क्या आज के डॉक्टर जो है वो किस तरह से अपने पेशेंट को देखे? क्या ये कमर्शियल रिश्ता है, क्या ये भावनात्मक रिश्ता है, ये प्रोफेशनल रिश्ता है? क्योंकि इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल लगता है जब हम एक पेशेंट और डॉक्टर को जब देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें घुल मिल जाती है और समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे डील करें। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैटेगराइज करना मुश्किल है ये प्रोफेशन, और इसमें जो भी डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता एक दूसरे के साथ आता है, वो पेशेंट कुछ उसको दुख है, वेदना के साथ साथ उसको चिंता भी है, ये क्या निकलेगा, उसको साथ साथ तीसरी भी चिंता है, ये डॉक्टर का बिल कितना होगा। तो वो 3 दिक्कतें लेके वो आपके क्लिनिक में आता है। तो आप सिर्फ उसके शरीर के साथ डील नहीं कर सकते हैं, आपको उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसकी पर्स, तीनों के साथ डील करना पड़ता है। तो डॉक्टर तीनों ही है, आज का जो एवरेज डॉक्टर है उसको ये तीनों ही रोल करने पड़ते हैं। शायद पीछे देखने पे ऐसे लगता है कि हमारी पीढ़ी से पहले के जो डॉक्टर थे वो इसमें बहुत ज़्यादा हमसे बेहतर थे, ज़्यादा मैच्योर थे, और उनका पेशेंट के साथ पर्सनल रिश्ता बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कॉमर्स या पैसा उसमें कम आया था, टेक्नोलॉजी की भी बहुत कम ज़रूरत थी, और उनका दिया हुआ ढांढस, एश्योरेंस, यही मरीज़ के लिए बहुत काफ़ी हुआ करता था। वैसे भी 90% केसेस में एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, या तो चिंता होती है या तो नैसर्गिकता बीमारी दुरुस्त हो जाती। सर्दी ज़ुकाम आपको हुआ, अगर आपने मुझसे इलाज लिया तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, मुझसे इलाज नहीं लिया तो हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझसे इलाज लोगे और कहोगे हाँ डॉक्टर की इलाज से मैं ठीक हुआ, तो 90% काफ़ी बीमारियां तो सेल्फ लिमिटेड होती है, निसर्गी उसको हील कर देता है, हमको क्रेडिट मिलता है, पैसा मिलता है। तो डॉक्टर ये तीनों रोल करते हैं दिन ब दिन। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि एक तो स्पेशलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि वो डॉक्टर 5 साल पे रुक ही नहीं पाता है, उसको और स्पेशलाइजेशन। फिर मेडिसिन में एमडी किया मैंने, लेकिन आज तो मेडिसिन का एमडी भी जनरल डॉक्टर हो गया है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट होना है, न्यूरोलॉजिस्ट होना है। कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो वो भी काफ़ी नहीं है, उसको या तो पेस मेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक स्टडीज़ या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ऐसे किसी में स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ा है कि उसकी सीमा तक पहुंचने के लिए इस डॉक्टर को 15-15 साल स्टडी करना पड़ता है। अब 15 साल में उसने इन्वेस्ट भी इतना किया है, और अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हो तो करोड़ों में इन्वेस्ट किया है।
तो वो नहीं सोचेगा तो कम से कम उसकी फैमिली तो सोचेगी भैया वसूल कब होगा। तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन देखिए, भारत की दो चीज़ें मैं सिर्फ जिक्र करूंगा। एक, भारत में हर साल, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि भारत में हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जाते हैं मेडिकल बिल के कारण। क्योंकि जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो बड़े आसानी से लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बिल निकलता है, और जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जाते हैं। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है हमारे मेडिकल प्रोफेशन का, जो पहले नहीं था अब बढ़ा है, उससे एक तो हम गरीबी निर्मिति में जैसे गरीबी निर्माण कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। क्योंकि डॉक्टर ये चाहता तो नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। और दूसरा ये कि डॉक्टर धीरे धीरे ये कला भूल रहा है कि पेशेंट का चेहरा देख के मैं उसकी भावनाएं समझूं। सिर्फ उसके कंधे पे एक हाथ भी थपथपा दूं तो उसको सहारा मिल जाएगा। मैं उसको देखने के पहले ही कहूँगा, पेशेंट लोग तो बेचारे आजकल खुद ही साथ में ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे सब लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्टर भेजने ही वाले हैं बाद में। अब देखिए, इसमें होगा क्या कि इससे कॉस्ट बहुत बढ़ती है, ये तो सब है ही है, लेकिन दो इसमें और खतरे हैं। हर टेस्ट जो है वो जब एक बीमारी बताती है और साथ में 3-4 बीमारियों का शक पैदा कर देती है, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं कि बीमारी तो नहीं है लेकिन वो टेस्ट एक झूठे संशय खड़ा कर देती है। तो वो तो फिर डॉक्टर फिर कहेगा अरे ये संशय आ गया तो अब तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, तो चलो अगली टेस्ट करो। तो ये तो अंतहीन यात्रा है टेस्ट की। दूसरा ऐसे है कि देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये चैट जीपीटी हम सब सुनते हैं। यूएसए में डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए या डॉक्टर के समकक्ष लाइसेंस मिलने के लिए जो परीक्षा है यूएसएमएलई है। चैट जीपीटी यूएसएमएलई पास हो गया, उसके लिए अपीयर हुआ और पास हो गया। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अभी ही चैट जीपीटी आपकी मेडिकल ज्ञान में यूएस के डॉक्टर के समकक्ष है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बताने में। अब सवाल ऐसा है कि जैसे जैसे चैट जीपीटी की क्षमता बढ़ती जाएगी, सवाल ये होगा डॉक्टर के बारे में कि तेरा क्या होगा रे कालिया। क्योंकि जो डॉक्टर सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो तो चैट जीपीटी इससे बहुत बेहतर करेगा। तो डॉक्टर को सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, क्या चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगी, और वो मैं करूँगा तो मेरा कोई वैल्यू एडिशन है, नहीं तो लोग क्यों आए मेरे पास में। तो वो जो डॉक्टर को करना है वो या तो इमोशनल सपोर्ट है, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। मैं मरीज के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ स्माइल करके उसको अगर कहूँ कि घबराओ मत बेटा, ठीक हो जाओगे, ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। दूसरा, चैट जीपीटी फिजिकल सेवा नहीं कर सकता है। तो ये फिजिकल सेवा जो नर्सेस हमसे ज़्यादा करती हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं कर सकती है। तो डॉक्टरी प्रोफेशन के सामने जो आपने 3 ऑल्टरनेटिव रखे थे, वो उसमें से तीनों ही हैं और नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो डॉक्टरी पेशे के सामने तो बड़ा एग्जिस्टेंशियल ये चैलेंज है कि क्या करें ताकि वो 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे न जाएं, क्या करें कि लोग जो बिना हेल्थ केयर मिले मर रहे हैं उनको हेल्थ केयर मिले, लेकिन क्या करें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको आउटडेटेड न कर दें। सही है। हिंद स्वराज में तो गांधी जी अस्पतालों के खिलाफ ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने स्वस्थ रहिए, मतलब डॉक्टर का होना ये आश्वासन है कि हम ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं। मैं बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर बैठा है तो उपभोग भी ज़्यादा करते हैं। तो मुझे गांधी जी की बात भी याद आई, और वो भी एक मतलब सबसे बड़े डॉक्टर के तौर पे उभरते दिख रहे हैं आज भी। अब गढ़चिरौली की ओर चलते हैं। गढ़चिरौली को आपने क्यों चुना? सबसे पहली बात कि ये मेरा ये जगह है जहाँ पे मैं पूरी ज़िंदगी काम करूँगा, या काम करते करते वहाँ पे बस गए, रच बसे। तो क्या देखा और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे काम करना है, या इसी जगह, तो वो आपका जो तारतम्य है ये कौन सी
धुन आपको सुनाई दी वहाँ पे जाके, जो हम शायद नहीं सुन पाए, कोई शायद सुन नहीं पाया होगा उस टाइम पे, आप मुझे बताइए। देखिए, गढ़चिली जो है नागपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण में और बस्तर की सीमा से बॉर्डर करता हुआ महाराष्ट्र का सबसे आखिरी जिला, बम्बई से 1000 किलोमीटर दूर, आदिवासी जंगल से ढका हुआ, उस ज़िले को पुराना जो चंद्रपुर ज़िला था उसको बाइफरकेट करके जंगल का आदिवासी पिछड़ा हुआ इलाका, इसलिए गढ़चिली को अलग ज़िला 1982 में बनाया गया। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में सबसे कम, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सर्विस में इसको काला पानी कहते हैं। अच्छा। कि अगर शिक्षा देनी हो, किसी को सज़ा देनी हो तो गढ़चिली भेज देंगे, तो जैसे काला पानी पे सज़ा मिल गई। हम जब 84 में यूएस से लौटे तब वो जो बीरबल की कहानी, जी, अंधेरा जहाँ है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ लाइट है वहाँ रह के क्या फ़ायदा, और वो गांधी जी का वो वाक्य कि भारत के देहातों में जाओ, तो कहाँ जाएं? तो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है, वहाँ जाएंगे। ऐसे सोचा कि जहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, तो नेचुरली गढ़चिली वैसा था, इसलिए गढ़चिली जाने का तय किया। गढ़चिली में जंगल थे, गढ़चिली में आदिवासी थे, गढ़चिली में बीमारियाँ थी, गढ़चिली में नक्सलाइट भी थे, गढ़चिली में शेर भी थे, सांप भी थे, मलेरिया भी था, सब कुछ था। तो बड़ी चैलेंजिंग जगह थी, चैलेंज लेने में मज़ा होता है। तो इसलिए गढ़चिली इसलिए जाने का सोचा कि वहाँ कुछ असर कर सकेंगे, कुछ डिफरेंस कर सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद कहाँ मिलेगा, जहाँ प्रॉब्लम है, नीड है, वहाँ मिलेगा, इसलिए गढ़चिली जाने का तय किया। तो गढ़चिली में जो चैलेंजेस हमने लिए, वो चैलेंजेस कैसे चुने, इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका कि लोगों को पूछना। शुरू में जाते जाते अपने मेडिकल अहंकार में मैंने एक ब्लेंडर की, एक मरीज दिखा, उसका मैंने पहला डायग्नोसिस किया, ये सिकल सेल की बीमारी है, और उस ज़िले में तब तक ये डायग्नोसिस हुआ नहीं था। अच्छा। तो डॉक्टर के लिए तो कॉलर टाइट हो गई, पहला केस ढूंढ के निकाला, अमेरिका से तभी लौटा था, तो अब इस पर रिसर्च करेंगे। तो ज़िले का सैंपल सर्वे किया, उसमें दिखाया कि 15% लोगों को सिकल जीन है, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि अब गढ़चिली में हम आदिवासी मेडिकल रिसर्च सेंटर शुरू करेंगे। कुछ नहीं किया। वो सेंटर शुरू किया वो पूना में, क्यों? क्योंकि रिसर्चर गढ़चिली आना नहीं चाहते थे, वो पूना में रहना चाहते थे। तो हम आदिवासी नेताओं के पास गए, गाँव के सरपंचों के पास गए कि भैया आदिवासी तो यहाँ पे हैं, तो सिकल तो यहाँ मिली है, तो आप कुछ ज़रा आवाज़ करो। तो उन्होंने हमारी और ऐसे बिल्कुल ब्लैंकली देखा और कहा कि डॉक्टर, हमने कभी कहा था कि सिकल हमारी समस्या है, ये आपकी समस्या है। आप आए, आपने कहा सिकल है, हमको तो ये परेशानी कुछ थी नहीं। अब एक बूंद खून आपने मांगा, हमने सोचा क्यों डॉक्टर नए आए हैं, इनको क्यों बेचारे को, इनको क्यों नर्वस करें, हमने एक बूंद खून दे दिया, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये ज़िंदगी का बड़ा लेसन मिला कि अपनी दिमागी उत्सुकता या खुजली से लोगों पे समस्याएं मत ला दो, उनको पूछो तो सही कि भैया आपको किस समस्या की तकलीफ है। तो अब इससे सीखे और लोगों की ट्राइबल हेल्थ असेंबली बुलाई, 50 गाँवों के, हर गांव से 8-8 प्रतिनिधि बुला के 2 दिन चर्चा करके उन लोगों ने कहा कि हमारी ये समस्या, उनको हमने कहा था कि आप बताइए कि आपकी कौन सी समस्याएं हैं स्वास्थ्य की जिनके लिए हम कुछ करें। तो उन्होंने जो 4-5 समस्याएं बताई, पिछले 25 साल से बस उतना ही हमारे लिए एजेंडा है, उन्हीं 5 समस्याओं पे हम काम कर रहे हैं। लोगों को पूछने से आपको रियल प्रायोरिटी के प्रॉब्लम मिलते हैं। तो एक तरीका, किस प्रश्न पे काम करो जिसकी लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत किस चीज़ की है, तो लोगों को पूछो, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी ज़िंदगी में समस्याएं आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, आप प्लान नहीं करते, लेकिन ये जीवन के सुंदरता है। अब वहाँ गढ़चिल में हम रह रहे थे, एक बरसात की अगस्त माह की एक रात को अचानक मेरे घर पे नॉक हुआ
उठा, दरवाज़ा खोला, 2 आदिवासी औरतें धाड़ से बीच में आई, घर में आई। बारिश हो रही थी बाहर। उनके हाथों में एक छोटा सा बिल्कुल सिमटा हुआ बच्चा, सिकुड़ा हुआ, 1-2 माह का होगा, और बड़ी मुश्किल सांस। उसको मैंने मेरे ही बेड पे लिटाया, जांच रहा हूँ इसको माल न्यूट्रिशन है, इसको डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, इसको न्यूमोनिया है, मैं डायग्नोस कर ही रहा हूँ मन में। उतने में उसने सांस बंद कर दी, मर गया। अब मेरे ही सोने के बेड में एक बच्चा मर जाए और आप कुछ कर ही नहीं पाओ, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उन औरतों को पूछा कि इतना देरी से क्यों आए, तो लंबी कहानी थी, लेकिन वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रहते थे। लेकिन गांव में अंधश्रद्धाएं, तो वो प्रेग्नेंट हुई तो खाना ठीक से नहीं खाया, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में खाना ठीक से खाएंगे तो पेट में बच्चा बड़ा होगा तो डिलीवरी मुश्किल होगी। तो औरतें प्रेगनेंसी में आधा पेट रहती हैं। अच्छा। हम मेडिकल साइंस में उनको कहते हैं कि पेट भर के खाओ तो प्रेगनेंसी में बच्चा अच्छा होगा। अच्छा, उनको मोटा बच्चा नहीं चाहिए, डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, तो खुद हो के स्टारवेशन करते हैं। अब इसका ही ऐसे हुआ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं उस गांव में। बच्चा पैदा हुआ, पहले 3 दिन आदिवासी गांव में दूध नहीं पिलाते हैं, तो माँ का दूध नहीं पिलाया पहले 3 दिन, वैसे ट्रेडिशन है। चौथे दिन पिलाने गए तो अब दूध नहीं आया माँ का। अब दूध नहीं आया तो बच्चे क्या करेंगे? गाय का दूध आजकल गांव में मिलता रही, सारा शहर में चला जाता है, तो कहीं से 1 कटोरी दूध लाती थी, उसमें 5 गुना पानी डालती थी, और वो सफ़ेद जो थोड़ा सा डाइल्यूट सा मिल्क या वाइट लिक्विड बनता था, वो गंदे बोतल से बच्चे को पिलाती थी। बच्चा भूखा, इसलिए रो 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 के उसका गला बैठ गया, दुबला होते गया, फिर उसको डायरिया हुआ, फिर उसको न्यूमोनिया हुआ। फिर वो पहली बार हमारे यहाँ आने के लिए, अस्पताल आने निकली, तो रास्ते में नदी थी, बाढ़ थी, उस किनारे नदी के बैठे रहे सुबह से शाम तक। बच्चा और सीरियस होते जा रहा है, देख रही हैं कि पानी कब जाएगा, कब नदी पार करेंगी, और एक पुल की ओर देख रही थी, जो पुल कभी पूरा हुआ नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ तो पुल का वो बीच में का जो खंभा था वो नीचे गिर गया, पुल कभी पूरा हुआ नहीं। अब ये बच्चा जो मरा, इसके क्या कारण है? तो मैंने लिस्ट बनाई तो 18 कारण है। माँ निरक्षर, इलिटरेट, बाप अल्कोहलिक, वहाँ से लेके ये अंधश्रद्धाएँ, फिर लो बर्थ वेट, डायरिया, न्यूमोनिया, वहाँ से लेके वो पुल न होना और भ्रष्टाचार। अब एक बच्चा, आदिवासी बच्चा, और उसके खिलाफ 18 कारण, और कारण भी ऐसे, शराब पीने वाला पिता, निरक्षर माँ, पुल में भ्रष्टाचार। इसमें क्या कर लोगे? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ इसके लिए? बड़ा असहाय महसूस किया। मेरे जीवन के बहुत फ्रस्ट्रेशन के दिनों में से वो था। वो बच्चा दिमाग से जाए नहीं कि ये बच्चा तो रिप्रेजेंट करता है कि भारत के बच्चे कैसे मरते हैं, इसके लिए क्या करूं? और उसमें अचानक एक ध्यान में आया कि 18 अगर कारण है तो ये तो 18 ढंग से इस बच्चे को मैं बचा सकता हूं। हर कारण ये एक वन स्ट्रैटेजी उसके लिए हो सकती है। अब मेरे लिए इसमें 18 तरीकों से कौन सी सूटेबल है? तो मैं पुल तो नहीं बना सकता हूँ, और मैं भ्रष्टाचार भी शायद दूर करना है, मैं मकसद, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस गांव में हेल्थ केयर नहीं पहुँची थी, अगर उस गांव में हेल्थ केयर होती तो ये माँ की जो ट्रेजिडी हुई सब ये होती ही नहीं, वहीं के वहीं ये ठीक। इसलिए अब ये जो समस्या है चाइल्ड मॉर्टेलिटी की, ये ऐसी मेरे जीवन में प्रकट हुई। तो जीवन आपको ऐसे कुछ संदेश भेजते रहता है, वो संदेश लेना नहीं लेना आप पे निर्भर करता है। लेकिन इसमें तो मुझे लाइफ मिशन मिल गया कि ये बच्चे अकेला नहीं है। भारत में उस समय 25 लाख बच्चे मरते थे हर साल। 25 लाख बच्चे मर रहे हैं और वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है। 4 किलोमीटर पार नहीं कर पाया बच्चा, तो फिर तो हमको हेल्थ सर्विसेज गांव में ले जानी चाहिए। तो एक तरीका, लोगों को पूछो। दूसरा, जीवन आपके सामने चैलेंज ला के खड़ा कर देता है।
इधर उधर आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, किताब में नहीं ढूंढना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो जीवन में ढूंढना पड़ता है। तीसरा, जो हम जानकारी डेटा इकट्ठा करते हैं, हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा में हमको कुछ मिलता है। बच्चे क्यों मर रहे हैं, इसके कारणों का हमने खोज की, उस डेटा में से मिला कि बच्चे इन 3 कारणों से मुख्यतः मर रहे हैं। तो अगर कुछ करना है तो बच्चों का न्यूमोनिया और ये नवजात शिशु जो होते हैं इनके मृत्यु कम करना पड़ेगा। तो प्रश्न जो है, जो हमने चुने वहाँ काम करने के लिए, कभी तो लोगों ने कहे, कभी जीवन ने ला के खड़े कर दिए, बिल्कुल जैसे साक्षात्कार होता है या बिजली चमकती है वैसे समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ये तो जीवन की ब्यूटी है। इसलिए जहाँ समस्याएं हैं वहाँ जाना, ये अपने आप में, ये ही अपने आप में समस्या को सुलझाने की शुरुआत हो जाती है। तो जब ये समस्या प्रकट हुई, क्या उम्र रही होगी आपकी? ये बच्चे को जब देखा उस समय मैं था करीबन 40 साल का। अच्छा। और फिर जब ये तो एक होता है कि आप देखते हैं आपके वैचारिक विश्व में एक खलबल मच जाती है, चहल पहल हो जाती है, टूट जाता है, बिखर जाता है बहुत कुछ, हमारा केंद्र बिंदु भी यहाँ से वहाँ चला जाता है। अब जब आप जब लौटे एक विश्व में जहाँ पे आपको ये चीज़ करनी थी, तो कैसे किया आपने, कहाँ से शुरुआत की, या क्या लगा कि किस तरह से इसका क्या इलाज हो सकता है? एक आदमी का रोग दूर करना अलग बात है, क्योंकि एक व्यवस्था या एक समाज में से रोग को दूर करना वो एक अलग बात है। तो ये मेडिसिन से सोशियोलॉजी का जो आपका ये चैप्टर हुआ, तो उसका पहला चैप्टर कैसे लिखा? पहला चैप्टर देखिए, अब जैसे मैं बच्चों का न्यूमोनिया, ये हमने वहाँ देखा कि बच्चे न्यूमोनिया के लिए इलाज न पाते हुए मर रहे हैं। एंटीबायोटिक का खोज लगे हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी गढ़चिली के या भारत के देहातों के बच्चों तक जिनको चाहिए नहीं पहुँच रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग, हमको सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो भी हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, और यहाँ इनको न्यूमोनिया हो रहा है लेकिन एंटीबायोटिक मिल नहीं रहा है। तो कैसे पहुँचेगा? तो पहला कदम इसका एक कि गांव में जाके लोगों से एक साथ बैठ के ये पूछा कि क्या ये बीमारी को आप जानते हैं? इस बीमारी के बारे में बोलने के लिए आपका शब्द क्या है? तो लोगों ने कहा न्यूमोनिया तो हमने सुना है लेकिन हम उसको डब्बा कहते हैं। अच्छा। तो डब्बा, लोग जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में आप उनसे बोलेंगे और कहेंगे डब्बा हुआ तो झट से समझ जाएंगे। लेकिन मैं अगर मेडिकल मेरी परिभाषा में बोलूँगा ब्रोंको न्यूमोनिया, तो पहले तो लोगों की क्या भाषा है, लोगों की मान्यता क्या है, उनको पूछा कि ये न्यूमोनिया होता है आप कैसे पहचानते हैं, डब्बा हुआ कैसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा वो आसान है, धाप लागते। धाप लागते ये लोकल मराठी शब्द हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सांस लगती है, तो तेज सांस चलने लगती। WHO ने यही कहा था कि न्यूमोनिया का निदान करना है तो सांस गिनो, लोग जानते थे। तो WHO ने बाद में कहा कि सिर्फ सांस गिनना काफ़ी नहीं है, वो जो पसली है वो अंदर धंसती हो तो ये सीरियस न्यूमोनिया है। इसको हम लोग कहते हैं सबकॉस्टल रिट्रैक्शन या इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। अब ऑब्वियसली इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन ये शब्द तो मैं देहात के लोगों से नहीं बात कर सकता हूँ। तो जाके पूछा कि अगर ऐसे पसली अंदर जाती है वो देखा है कभी? हाँ ये देखा है, उसके लिए तो शब्द है हमारा, बलकुशा ओढ़ने, पाचरिया ओढ़ने। दे हैड वर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और हम उनको इलिटरेट कहते हैं। WHO धीरे धीरे ये कहते जा रहा था, ये तो सब पहले से ही जानते थे। तो लोगों की भाषा समझना, उनकी अपनी एक परिभाषा है, और बारीक से बारीक चीज़ों के लिए उनके पास शब्द हैं, हम जानते नहीं हैं, वो तो हमारी कमज़ोरी है। तो यहाँ से शुरू किया कि लोग इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। दूसरा जो शुरू किया ये कि ये समस्या कितने पैमाने पे है। ये एक बच्चा तो मरा, देखा, मैं हिल गया हूँ, लेकिन ये क्या मेरा ये व्यक्तिगत एक ही अनुभव है? तो बच्चे कितने पैमाने पे मरते हैं, बाल मृत्यु कितने होते हैं,
इसको गिनने के लिए 100 गांवों की हमारी लेबोरेटरी हुई। इन 100 गांवों में गिनना शुरू किया। अच्छा। नील्स बोर नाम के बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनका एक बड़ा सुंदर वाक्य है। वो कहा करते थे, नथिंग एग्जिस्ट्स अंटिल इट इज मेजर्ड। तो बाल मृत्यु को गिनोगे ही नहीं तो बाल मृत्यु हुए ही नहीं, तो कोई कैसे उस समस्या को गंभीर से लेगा। तो गिनना शुरू किया। एक साल इन गांवों में होने वाला हर जन्म और हर चाइल्ड डेथ रिकॉर्ड किया, उस पर दस्तखत लिए कि सचमुच ये घटना हुई, नहीं तो काल्पनिक नहीं है, और वो मृत्यु क्यों हुए इसकी भी खोज की। तो पहले साल ध्यान में आया कि यहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से कितने एक साल में मर जाते हैं। पहला बर्थडे भी वो देखते नहीं हैं, 121 थे। अच्छा। जबकि यूएसए में उस समय 6 था। गढ़चिरौली में 121 मरते थे। और क्यों मरते हैं? तो न्यूमोनिया और न्यूबॉर्न डेथ्स और फिर डायरिया। तो अब आपको मिल गया, लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितने मृत्यु हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये ट्रायंगल अगर मिल गया तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ऑब्वियसली ये है कि डॉक्टर तो है नहीं, गढ़चिरौली में तो काला पानी एरिया है, डॉक्टर जाते नहीं है, वैसे भी नहीं जाएंगे, देहात में जाके कहाँ बसने वाले हैं। तो डॉक्टर नहीं होगा तो क्या बच्चे मरते रहेंगे। तो पुरानी देखिए चीन की बेयरफुट डॉक्टर की कल्पना थी। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको एक बात बताऊं, चीन में बेयरफुट डॉक्टर हुआ, उसके भी पहले महात्मा गांधी ने देहातों में हेल्थ वॉलंटियर्स ट्रेन करने के लिए सुशीला नायर को कहा था, जो उनकी पर्सनल डॉक्टर थी। लास्ट टाइम मैं रही नोहाकली और वहाँ भी थी, वहाँ थे बराबर। सुशीला नायर को उन्होंने कहा कि सेवाग्राम के इर्द गिर्द के देहातों में हेल्थ वॉलंटियर ट्रेन करो, उसके लिए एक ट्रेनिंग करिकुलम बनाओ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो शांति निकेतन के पास में श्री निकेतन नाम की संस्था है, देहातों में हेल्थ और डेवलपमेंट का काम करते थे। अच्छा। उन्होंने भी हेल्थ वॉलंटियर। सो इट सीम्स कि ये कल्पना कि डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, गांव के एक आदमी को सक्षम करो, ये पुरानी है, ये कोई हमारी ओरिजिनल देन नहीं है। देखिए इसको हमने अप्लाई किया चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करने के लिए। अच्छा। तो न्यूमोनिया का निदान और इलाज क्या हम देहात के एक औरत के या आदमी के हाथ में दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग करके? क्या ये नवजात शिशु जो है, इसको तो एमबीबीएस डॉक्टर बेचारा घबराता है उसको हाथ लगाने में, बड़ा मुश्किल होता है। वो नवजात शिशु कुछ नहीं बोलता है, या तो सिर्फ रोता है या रोना बंद कर देता है, दूध पीना बंद करता है और मर जाता है, और कुछ समझता नहीं है, सचमुच समझता नहीं है। इट्स एनिग्मा। तो क्या हम एक गांव की औरत को ये सिखा सकते हैं कि न्यूबॉर्न को इसकी बीमारी कैसे पहचानो, इसको कैसे संभालो? अब ये चैलेंज था, और इसके लिए फिर हमने अलग अलग मेथड्स डेवलप किए कि कैसे ये मेडिकल ज्ञान जो है उसका पूरा बाकी कॉम्प्लेक्स मामला छोड़ के बिल्कुल सिंप्लीफाइड ढंग से कैसे गांव की औरत को कुछ दिनों में हम सिखा सकें। तो उसके लिए बच्चों का न्यूमोनिया का इलाज पहले सिखाया। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो सांस कितनी चल रही है 1 मिनट में, इसको गिनो। बच्चे को खांसी आ रही है, अब बच्चों को तो खांसी आते रहती है, कैसे भेद करोगे कि ये खांसी सर्दी जुकाम वाली है कि न्यूमोनिया वाली है? तो सांस गिनो। अब सांस गिनने में दिक्कत कि हम जो इलिटरेट दाइयाँ होती हैं उनको भी हमारे साथ हमने जोड़ा था। वो कहे कि हमको तो गिनना नहीं आता है। अब कैसे करें, क्योंकि सांस का क्राइटेरिया WHO का था कि 50 से ज़्यादा अगर सांस है, 60 से ज़्यादा सांस है तो न्यूमोनिया। तो एक छोटा सा इक्विपमेंट मैंने बनाया जिसको नाम दिया है ब्रेथ काउंटर। उसमें वो जो रेती की बालू की घड़ी होती है ना, सैंड टाइमर, बच्चों के खेल में से वो लगाया, और ऐसे एबैकस जैसे बीड्स। तो अगर बच्चा है, खांसी आ रही है, बच्चे को तय करना है मुझे कि ये न्यूमोनिया है कि नहीं, तो क्या करोगी, इसको ब्रेथ काउंटर को उल्टा करो, तो रेती जाना शुरू हो रही है, घड़ी तुम्हारी शुरू हो गई, 1 मिनट में वो पूरी रेती जाएगी। उसके पहले बच्चे की सांस गिनो, हर 10 सांस पे एक मणि को आगे हिलाओ। उसको 12 से ज़्यादा गिनना नहीं आता है क्योंकि पुराने ज़माने में डज़न हुआ करता था, तो बूढ़े लोगों को भी 12 तक गिनना आता था, डज़न।
तो 10 गिना कि एक मणि आगे हटाओ, फिर से 1 से गिनना शुरू करो। तो उसकी जितनी गिनने की क्षमता थी, उसी के भीतर हर 10 सांस पे बीड़ को आगे करो। अगर 5वीं मणि लाल है, अगर 5वीं मणि तुम्हारी हिल जाए तो समझ लो कि निमोनिया है। अब इस ढंग से ये जो सिखाया उनको, इस इक्विपमेंट बना के, दाइयों के एक ग्रुप पे 50 बच्चों को हमने हमारी ओपीडी में, उन्होंने डायग्नोसिस किया ब्रेथ काउंटर से, मैंने डायग्नोसिस किया एज डॉक्टर के नाते स्टेथोस्कोप से। हमारा डायग्नोसिस 82% मैच हुआ। तो 82% तो वो करेक्ट डायग्नोसिस कर रही हैं। तो इस ढंग से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके, आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सरे स्टेथो ये सब नहीं है और फिर भी गांव के बच्चों को बचाना है, तो उस विज्ञान को बहुत छोटा और आसान करना होगा, जो कि उस गांव की औरत भी उसको पिकअप कर ले। और फिर उन्होंने जब जांच करके उनका इलाज किया, उनको एंटीबायोटिक दिया, इलाज किया, उसका हमने एक प्रयोग किया, 104 गांव में प्रयोग किया, और उसमें ये सिद्ध हुआ कि इस ढंग से इलाज उपलब्ध करने से न्यूमोनिया के डेथ्स पहले ही साल 76% कम हो गए। तो दी लैंसेट ने इसको, ट्रायल अभी पूरी होनी थी हमारी, 2 साल की ट्रायल थी, लेकिन 1 साल पूरा हुआ तभी लैंसेट ने इसको ओरिजिनल रिसर्च के रूप में पब्लिश कर दिया। अच्छा। कि ये दुनिया की पहली फील्ड ट्रायल है, कंट्रोल ट्रायल, कि जिसमें देहातों में बाल मृत्यु न्यूमोनिया के कैसे कम करें, ये सक्सेसफुली दिखाया है। तो समस्याएं अपने आप में ऐसी पेश करती हैं, और उसको सुलझाना हो तो आपको गांव के ही लोगों को आप कैसे साथी बनाएंगे, कैसे सक्षम करेंगे। तो गांव में हेल्थ केयर देना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल हॉस्पिटल करके हमको वहाँ पहुँचना है। नॉलेज पहुँचना है, स्किल्स पहुँचनी है, एबिलिटीज़ पहुँचनी है। तो इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इस सत्ता परिवर्तन है। और मेरे लिहाज से तो ये कोई राजकीय सत्ता परिवर्तन से छोटा परिवर्तन नहीं है कि गांव की एक औरत न्यूमोनिया को डायग्नोसिस करे, उसका इलाज करे और मरने वाले बच्चे को बचा ले। यही मेरा एक अगला सवाल है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो आपकी जो फ्रेटर्निटी रही होगी, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी रही होगी या मेडिकल फ्रेटर्निटी रही होगी, आपके ही भाई बंधु, क्या इन्होंने इसको नैतिकता के आधार पे या उसकी परंपराओं के आधार पे क्या आपके इस विचार को चुनौती नहीं दी? क्या आपने, क्योंकि इस तरह से भी सिखाना, क्योंकि आज भी हम जब देखते हैं गूगल ने जैसे एक, या फिर इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज कर दिया इन्फॉर्मेशन को, अब तक डेमोक्रेटाइज कर दिया मेडिकल स्किल्स को कुछ हद तक, तो क्या ये आपकी डॉक्टरों की जो फ्रेटर्निटी है उससे किस तरह का आपको प्रतिक्रियाएं मिली? प्रतिक्रिया अपेक्षित तो ये थी कि बहुत विरोध होगा, और अपेक्षित है। यूएस में जब ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति तज्ञ का प्रोफेशन उभरा, तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि जो दाइयाँ थी यूएस में, उनको उन्होंने इलीगल करने वाला कानून बनाया, और कानूनन उनका डिलीवरी करना इलीगल करवा दिया ताकि हमारा रास्ता साफ हो। तो ऐसा कुछ होने का डर था। इस पे हमने 2-3 इलाज सोचे, ये न हो, इसलिए होना स्वाभाविक था। एक ये कि विज्ञान, आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी विज्ञान में ट्रेंड होते हैं, विज्ञान की भाषा समझते हैं, और विज्ञान और उसका तर्क और एविडेंस वो उनको काफ़ी हद तक कन्विंस करता है। तो जो भी चीज़ हमने गढ़चिरौली में की, वो सिर्फ नुक्सा न रह जाए, या एक हमारे सिर्फ दावा हमारा हम क्लेम कर रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। कोई भी दूसरा डॉक्टर कहेगा तो आप क्लेम कर रहे हैं, शो मी द एविडेंस। तो इसलिए हमने बहुत मेटिकुलसली उसका एविडेंस जनरेट किया। जो विज्ञान के क्षेत्र में, पब्लिक हेल्थ में कंट्रोल्ड फील्ड ट्रायल, ये सबसे अंतिम परीक्षा मानी जाती है कि कोई नई चीज़ कामयाब होती है कि नहीं होती है। तो इन सब के हमने कंट्रोल्ड फील्ड ट्रायल्स किए,
इसलिए ये सब हमारे कंट्रोल फील्ड ट्रायल्स लैंसेट ने पब्लिश किए। तो एक तो विज्ञान का इसको पावरफुल हमने जो भी किया उसको कसौटी पे कसा। ऐसा नहीं कि हर बार हम सक्सेसफुल है, कुछ बार हमारे गलत निकले तो उनको बंद किया। सो एक तो विज्ञान का आधार, डॉक्टर इसको मानते हैं। दूसरा ये कि जो भारत की चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक्स की जो लीडरशिप थी वो एनलाइटन थी, और उनको बड़ा श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल इसका ऐसा होल्ला नहीं किया कि आप कैसे क्या हमारा रोल जो है पीडियाट्रिशियन का वो गांव के औरतों को सिखा रहे हैं, ये तो द्रोह हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी मन में चिंतित थे कि भारत में इतने बच्चे मर रहे हैं, कैसे बचाएं, और अगर ये गढ़चिली में इसका सोल्यूशन मिला है तो उनको हमने इनवाइट किया, जो टॉप मोस्ट पीडियाट्रिशियन है उनको इनवाइट किया। उनको ये कहा कि आप ये जांचिए कि हमारा प्रयोग जो है सही गलत है। इन औरतों को ट्रेन किया है, क्या इनके हाथ में हम न्यूबॉर्न दें न दें। तो डॉक्टर मेहरबान सिंह जो उस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के पीडियाट्रिक्स के चेयरमैन थे, और उनकी न्यूबॉर्न के सबसे बड़े पितामह जैसे वो भारत के थे, तो वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। वो आए थे। 3 दिन इन्होंने हमने वो जो औरतों को ट्रेन किया था कि न्यूबॉर्न को कैसे जांचे, कैसे उनकी केयर करें, उनको जांच के डॉक्टर मेहरबान सिंह ने आखिर में पब्लिक सर्टिफिकेट दिया कि ये गढ़चिली की औरतें सर्च के, हम उनको आरोग्य दूत कहते हैं, जो ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, ये प्रशिक्षित आरोग्य दूत सर्च के, वो नवजात शिशु के बारे में मेरे एम्स के MBBS डॉक्टर से ज़्यादा जानती हैं, और इनके हाथ में देहात के नवजात शिशु सुरक्षित हैं, आप जरूर इनको सौंपिए। तो ये जो पीडियाट्रिक्स की लीडरशिप है भारत की, वो अपने आप में एनलाइटेंड रही है, और वो ये पब्लिक हेल्थ का लार्जर नेशनल चैलेंज को हम हॉस्पिटल में बैठ के नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये उनको एहसास था। तो उन्होंने तो खुले दिल से इसको सपोर्ट किया, और उसका पूरा क्रेडिट उनको जाना चाहिए नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, नियोनेटोलॉजिस्ट का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इनके चेयरमैन, इन सबको हमने गढ़चिली में बुलाया। वो देख के उन्होंने एंडोर्स किया कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। तो दूसरा तरीका, एक हमने विज्ञान का इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि मेडिकल लीडरशिप को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, और वो कन्विंस हुए। तो नेचुरली मेडिकल कम्युनिटी जो थी, तीसरा एक जो कारण है उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, वो ये कि ये देहात के पेशेंट या आदिवासी बच्चे पेशेंट, ये वैसे भी शहरों के डॉक्टर के प्रैक्टिस का कोई हिस्सा नहीं थे। तो इसमें कोई वैसे उनका सीधे लॉस नहीं हो। अगर सीधे कमर्शियल ढंग से भी कोई डॉक्टर सोचने वाला होगा भी, तो वो यही सोचेगा ये तो जंगल का है, वो रिमोट देहात का है, मेरा क्या जा रहा है, इनको अगर ये औरतें ट्रीट भी कर दें। तो सीधे वैसे उनके वेस्ट इंटरेस्ट पे कोई उसमें अटैक भी नहीं हुआ। तो मेरी समझ है कि पहले 2 कारण तो बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक है। तीसरा कारण अनायास हो गया, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी ने भारत की जो है इसको वेलकम किया, इसको सपोर्ट किया, और बल्कि इसको एनलार्ज भी किया। तो इसका बड़ा श्रेय भारत के डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी को देना चाहिए। जी, दूसरा ये एक मेडिकल कम्युनिटी की बात होगी। दूसरा आपको पॉलिटिकल सपोर्ट, राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से सपोर्ट, केंद्र हो राज्य हो, बहुत सारी सरकारें आई गई, तो कैसा रहा सपोर्ट, किस नज़र से ऊपर से ब्यूरोक्रेसी ने इसको देखा, पॉलिटिशियंस ने इसको देखा, तो उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। इसके अनुभव थोड़े विविध हैं, और खट्टे और अच्छे दोनों भी बताऊंगा। जब ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी का हुआ तो उस समय इसको विरोध भी हुआ। इसका पहले ये झूठ है, ये स्टडी गलत है, ये भी दिखाने का हुआ, लेकिन अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने इसको माना, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बल्कि महाराष्ट्र के एक कमेटी बनाई मेरी अध्यक्षता में कि पूरे महाराष्ट्र के चाइल्ड मॉर्टेलिटी कैसी हालत है उसका आप हमको, और वो कमेटी का रिपोर्ट भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो शुरू की रिएक्शन इनकार करने की थी, डिनायल, फिर अपोजिशन की थी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, और फिर बाद में लेकिन स्वीकार भी उन्होंने किया। तो उस मायने में मैंने ये देखा कि बहुत नेचुरली पॉलिटिशियन ज़रा ज़्यादा ओपन थे एक्सेप्ट करने में। क्योंकि
गिना नहीं, रिकॉर्ड नहीं रखा, इसकी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना उन पे आती है, वो तो अफसरों पे आती है। तो अफसरों को ये स्वीकार करने में ज़्यादा दिक्कत गई, क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेवार होते थे। पॉलिटिशियन ने इसको स्वीकार करने में ओपननेस ज़्यादा दिखाई। तो ये महाराष्ट्र का अनुभव रहा और बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। केंद्र सरकार में थोड़ा दूसरा अनुभव हुआ, और केंद्र सरकार शायद खुद ही इस प्रश्न से उलझी हुई थी कि बाल मृत्यु कैसे कम करें। उस समय भारत में करीबन 25 लाख चाइल्ड डेथ्स हर साल होते थे। अच्छा, कैसे कम करें? ट्रेजेडी भी थी और नेशनल इंटरनेशनल शेम भी था कि इतने डेथ्स होते हैं। तो जब प्लानिंग कमीशन के सामने उनको खबर पता चली, तो उन्होंने एक टीम भेजी देखने के लिए सचमुच हुआ है कि ऐसी कोई गप है। तो टीम ने आके देखा, उन्होंने जाके, उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिपोर्ट किया। प्लानिंग कमीशन में कुछ हमारे प्रेजेंटेशन हुए, सभी लोगों को जंचा कि दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो भारत सरकार ने और उनके स्वास्थ्य विभाग ने और प्लानिंग कमीशन ने इसको एकदम स्वागत किया, और इसको 11th 5 ईयर प्लान में, 12th 5 ईयर प्लान में, दोनों में इसको इंक्लूड किया। और भारत में आशा जो कल्पना है, वो जैसे मैंने कहा कि ये तो बहुत पुराने ढंग से रही है, लेकिन भारत में कई जगह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के प्रयोग हुए। तो आशा कुछ हद तक गढ़चिली के हमारे प्रयोगों पे आधारित है, और आशा को ये न्यूमोनिया और न्यूबॉर्न केयर सिखाने का तय हुआ, और भारत के 8 लाख आशाओं को ये सिखाने के लिए हमको स्ट्रेटेजी बनाने का कहा गया। और इवेंचुअली 2 साल के काम में आखिर भारत के 8 लाख आशाओं का ये ट्रेनिंग हुआ। तो भारत सरकार ने इसका स्वागत किया, इसका इस्तेमाल किया, इसका व्यापकीकरण किया, और आज भारत में 10 लाख आशाएं हैं। और जो पहले लोग उसके बारे में बहुत शक किया करते थे कि अरे ये इसको तो, ये तो देहात की सेमी लिटरेट औरत, ये क्या करेगी, आज तो मैं कहूँगा भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का बिल्कुल बेस जो है वो आशा और वो नर्स ये बनाते हैं। तो वो आशा के उसकी स्थापना 2006 में, और आशा को ये कौशल्य ट्रांसफ़र करना, ये भारत सरकार ने बड़े रेडिकल कदम उठाए, ऐसा मैं मानता हूँ, और बहुत सही कदम उठाए। आप देखिए, अगर आशा नहीं होती तो कोविड में भारत की हालत क्या होती। भारत के गांव-गांव में कोविड का वैक्सीन पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय आशा और इन नर्सेस को है। इसी के कारण करीबन 1 अरब लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए। तो ये भारत सरकार का बड़ा सही कदम था कि ये गांव में, हर गांव में एक आशा होनी चाहिए। और उसका एक नमूना गढ़चिली में जो हमने पहले किया था, वो एक नमूना था। छत्तीसगढ़ में एक मितानिन नाम का प्रोग्राम हुआ था, वो दूसरा नमूना था। तो ऐसे कुछ उदाहरणों पे आशा प्रोग्राम आधारित था। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप सरकार को इस ढंग से पेश करते हैं कि आप फेल हुए, जैसे हमने किया चाइल्ड मोर्टेलिटी केस में कि आप बहुत कम गिन रहे हैं, सचमुच में बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली सरकार की पहली रिएक्शन थोड़ी डिफेंसिव हुई। बाद में उन्होंने स्वीकारा। यहाँ पे हमने उनको सोल्यूशन ही पेश किया केंद्र सरकार को, और वो खोज रहे थे कि क्या सोल्यूशन, तो उनको बड़ा टाइम लिए सोल्यूशन मिला, तो उन्होंने इसको स्वीकार भी किया और एनलार्ज भी किया। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आज गढ़चिरौली कहाँ पर है? जैसे आपने 30-40 साल 50 साल पहले देखा है, अभी भी जब जाते, अब आप अभी वहीं पर रहते हैं अभी आज भी गढ़चिरौली, या फिर आपने? बिल्कुल, गढ़चिरौली के जंगल में हमने अपना गांव बसाया है। अच्छा। उस गांव को हमने नाम दिया है शोधग्राम। अच्छा। गांधी जी का सेवाग्राम था। हाँ। जहां मैं पला बड़ा हुआ, वहां से ये हम खोज करने वाला गांव है ये, कि गांव में, भारत के गांव में स्वास्थ्य सेवा कैसी पहुंचे। अच्छा। इसकी खोज करने वाला गांव ये हमारा शोधग्राम। तो हम शोधग्राम में रहते हैं, जंगल में, आजू बाजू में आदिवासी गांव हैं। वहाँ पे हमारा एक आदिवासियों के लिए अस्पताल है। वहाँ पे हमारा आदिवासी वर्कर्स से लेके इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट भी वहाँ सीखने आते हैं। भारत के आशा प्रोग्राम के 500 ट्रेनर देश भर के वहाँ ट्रेन हुए। तो वो ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। हमारे करीब 100 कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ वहाँ जंगल में हम रहते हैं और वहाँ से खोज करते हैं
कि समस्याएं क्या उभर रही हैं और उन पे क्या समाधान हो सकता है। तो ये एक तो चाइल्ड मोर्टालिटी तो एक इंडिकेटर हमने देखा, नापा भी जा सकता है, जिसने बताया नील्स बोहर की अगर याद करें। और क्या बदलाव देखे कि ये बदलने से और क्या क्या बदला, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बदलने से और क्या चीज़ें बदली? ये इसलिए बताना मुश्किल है कि समाज में इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, वो सब पैरेलली चलते हैं, किसका असर किस पे हुआ नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि ये चीज़ इस तरह इसके कारण हो सकती है, इसका एक कारण, प्रमुख कारण ये हो सकता है, ये तो मैं मानता हूँ, चलिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक चीज़ बदलने से क्या क्या और कुछ चीज़ें बदल सकती है, क्या संभावनाएं हैं, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं गढ़चिली जो पिछले 40 सालों में देखता हूँ तो समाज बड़े तेजी से बदल रहा है। मेरे बचपन में महाराष्ट्र के देहातों में भूदान पदयात्रा में मैं बहुत घूमा हूँ। ये 1960 के देहात और 2020 के देहात बहुत फ़र्क है। मेजर फ़र्क क्या हुए हैं? रास्ते बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है, एजुकेशन ऑलमोस्ट 90-100% बच्चे आज स्कूल में कम से कम एनरोल तो होते हैं, बाद में पूरा करें ना करें। तो औरतें एजुकेटेड, अब ऐसी पीढ़ी की औरतें माँ बनने लगी है कि जो स्कूलों में गई हैं। 40 साल पहले पढ़ी लिखी यानी लिटरेट आदिवासी औरत गांव में मिलती नहीं थी। आज हर माँ जो है, जो इस पीढ़ी में अभी प्रेग्नेंट हो रही है, हर माँ कम से कम 7वीं 8वीं पढ़ी लिखी है। इट्स ए मेजर चेंज। मोटरसाइकिल्स गांव-गांव पहुंची है, स्लैब्स के घर देहातों में बनने लगे हैं, ये गिने चुने होंगे, देहातों में ट्रैक्टर पहुंचने लगे हैं, टीवी पहुंचने लगे हैं, मोबाइल फ़ोन तो हर 50% फैमिलीज़ में, इवन ट्राइबल एरिया में मोबाइल फ़ोन है। और ये जो यंग जनरेशन है, ये तो मोबाइल फ़ोन के बगैर जी ही नहीं सकती है। तो हर ट्राइबल एडोलेसेंट और यूथ के पास में मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन क्या है, दुनिया को पहुंचने की खिड़की उनको मिल गई। तो उसका अच्छा बुरा दोनों असर होता है। जानकारी, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के लिए पोर्टल मिल गया लेकिन साथ में उस मोबाइल फ़ोन के कारण जगह जगह के बॉयफ्रेंड्स के साथ में बेचारी आदिवासी लड़कियां ट्रैप होती हैं और इलोप होती हैं। तो इतने चेंजेस हुए हैं। ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई, इससे लोगों को एक एश्योरेंस ये हुआ कि बच्चे मरेंगे नहीं। दूसरा, उसका एक असर होता है, ये कोई गिना हुआ नहीं मेरे पास में, दावा जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि अगर बच्चे मरते हैं नहीं है, बचते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो परिवार नियोजन की स्वीकृति और जन्म दर, बर्थ रेट कम होना, इसमें बच्चों के जिंदा रहने का एश्योरेंस ये पालकों के लिए बहुत आवश्यक है। लड़की का मूल्य समाज में बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था कि लड़की बीमार हो, न्यूमोनिया हो लड़के और लड़की को, तो लड़की को शायद देंगे, इलाज न भी देंगे, लड़के को तो देंगे ही देंगे। गर्ल चाइल्ड निगलेक्ट था। अब ऐसा नहीं होता है। अब तो दुर्भाग्य से ये हुआ कि लड़कियों की संख्या कम हुई है समाज में, तो लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। तो हरियाणा, पंजाब और यूपी और राजस्थान से आके ये हमारे गढ़चिली की लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं, इज्जत के साथ में, बहू के नाते ले जाते हैं। वहाँ देख के आते हैं लोग, अरे भरा पूरा घर है, घर में ट्रैक्टर है, खेती है, पानी बह रहा है। तो समाज चेंजेस तो इतने आ रहे हैं कि जैसे सभी दिशाओं में समाज तेजी से बदल रहा है। जी, अब अंतिम चरण में है संवाद के। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तो गढ़चिरौली को बहुत कुछ दिया, आपने रानी जी ने, आपको गढ़चिरौली ने क्या दिया? आप वहाँ से क्या सीखे? बड़ा सुंदर सवाल है। एक तो देखिए, एक सिर्फ किस्सा कि कुछ सालों पहले भारत सरकार ने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन बनाया और उसमें 5 कमिश्नर अपॉइंट किए गए। एक कमिश्नर थे भारत का चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन कमिश्नर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के समकक्ष हुद्दा था, पद था। तो उन्होंने मेरा नाम सोचा।
लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि गढ़चिली छोड़ के दिल्ली आके सेटल होना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा, तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं मैं कि मैं गढ़चिली के बिना, हु एम आई, हु इज अभय बंग? अभय बंग विदाउट गढ़चिली इज जीरो। तो हमारे जीवन का मिशन को प्रत्यक्ष में लाने का कुरुक्षेत्र हमको गढ़चिली में मिला। तो गढ़चिली तो हमारे लिए कुरुक्षेत्र है जहाँ पे गीता अर्जुन ने सुनी। दूसरा ये कि जो भी पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन हम कॉलेजेस में सीखे थे उसको रियल रूप में गढ़चिली में, इसलिए मैं ऐसे मानता हूँ कि एक तो मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ सीखा, लेकिन सही पब्लिक हेल्थ तो मैं गढ़चिली यूनिवर्सिटी में सीखा। सो गढ़चिली हैज़ बीन अ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर अस। इट प्रोवाइडेड अस द मिशन, इट प्रोवाइडेड अस द नॉलेज। उसने हमको कुरुक्षेत्र दिया काम करने के लिए, और लोगों ने हमारी सेवा का स्वीकार किया और बहुत बहुत प्रेम दिया, गजब का प्रेम दिया। शराब के खिलाफ हम जब लड़ रहे थे तो शराब का जो वहाँ का माफिया था उन्होंने हमको डेथ थ्रेट दिया। तो आदिवासी जो वहाँ के गांव-गांव के लोग थे इकट्ठा हुए और उन्होंने जाके उनको कहा कि देखिए, वहाँ का जो गोंड आदिवासी है वैसे शांतता प्रिय है, वो वैसे बवाल करने वाला हिंसक नहीं है। तो उन्होंने कहा हम इन जनरल तो शांत हैं, लेकिन आपने अगर ये अभय और रानी बंग के शरीर को टच भी किया तो पूरा गढ़चिली शहर में आप में से एक भी नहीं रह पाएगा। तो मैं जब सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है कि कितना प्रेम, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और एक आखिरी सवाल, इतनी भावुक यात्रा हो चुकी है, लेकिन जो युवा दर्शक देख रहा है, युवा डॉक्टर खासतौर पे देख रहा है, या हेल्थ के सेक्टर में जुड़ा हुआ, वो नर्स भी हो, कोई भी देख रहा है, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ये बहुत मूल्यवान है। ज़िंदगी आपके पास एक ही है और दुनिया में पैसा तो खरबों में पड़ा है, तो ज़्यादा मूल्यवान क्या है? जो तेरे पास एक ही है वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो ये एक ज़िंदगी को पैसे के साथ सौदा मत कर, ये बेवकूफ़ी का सौदा होगा, ये हारने वाला सौदा होगा कि तू अपनी ज़िंदगी पैसे के लिए एक्सचेंज कर दे, उसके लिए उसको गिरवी रख दे। तो इस ज़िंदगी को पैसे से ज़्यादा कोई ऊंचा मकसद होना और वो मकसद ढूंढना, ये हर इंसान का उसका कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी है कि मैं मेरे जीवन को मकसद प्रदान करूं। इस दुनिया के थिएटर में, स्टेज पे मैं एक ही बार आया हूं, यहाँ वंस मोर नहीं है। इस एक बार में मैं क्या कर जाऊं कि ज़िंदगी पर्पसफुल रही। तो पैसा तो हर एक को चाहिए, खाना पीना, रोजी रोटी, कपड़ा सभी को चाहिए, तो वो कोई गुनाह थोड़ी ना है। लेकिन एक लिमिट के बाद में पैसे से कुछ नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं होती है। लेकिन अगर पर्पस ही न हो तो पूरा पैसा और पूरी ज़िंदगी फ्यूटाइल हो जाती है। तो कहीं तो भी थोड़ा रुक के ये सोचना चाहिए कि अगर वंस मोर नहीं है तो इस एक ही लाइफ में मैं क्या कर लूँ। ये अपने जीवन का पर्पस ढूंढना, और उसके लिए किसी को संभव हो तो पूरा जीवन, किसी को संभव हो तो आधा, किसी को संभव हो तो हफ्ते में एक दिन, लेकिन इसको देना, इससे ज़्यादा मेरे अपनी छोटी समझ में तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई समाधान नहीं है। जी, मन कर रहा है कि सिटी बजाओ और बोलो डॉक्टर अभय बंग वंस मोर। तो दर्शकों, ये थे हमारे खास
मेहमान जिसके साथ हमने संवाद किया। और हम ये समझते हैं कि हर एक का अपना एक गढ़चिरौली होता है, हर एक के अपना कुरुक्षेत्र होता है, जिस तरह से डॉक्टर अभय वांग ने बताया। तो मैं मानता हूँ कि ये संवाद सुनने के बाद शायद आप अपने गढ़चिरौली के पास जा सके, अपने आप को खोज सके और अपने आप को आईने में देख के बोल सके वंस मोर। तो ऐसे ही बढ़िया शख्सियत के साथ हमें मिलते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।